हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शर्मा क्लासेस पर। दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। आशा करता हूँ आपने मेरा पहला लेक्चर, पहला वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे देखिएगा। पहले उसको मत देखिएगा, पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद उस वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए होगा क्या, जब आप क्रम से कोई चीज़ करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से बातें समझ में आती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास कमेंट्स का बॉक्स खुला हुआ है, जाइए, जी भर के जो मन में हो वो कहिए। अपनी फीलिंग्स को शेयर किया करिए, वर्चुअल रूप में करिए, दोस्तों के साथ तो करते ही हैं, कभी हम लोगों के साथ भी करिए। जी हाँ, दोस्तों के साथ तो करते ही हैं, हम लोगों के साथ भी फीलिंग्स को शेयर करिए। टॉपिक से रिलेटेड, अपनी फीलिंग्स नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी फीलिंग्स हो। देखिए, जब तक पढ़ाई में फीलिंग्स नहीं आएगी ना, स्टडी करने का मज़ा ही नहीं आता है। और जिस काम में मज़ा ना हो वो काम कभी नहीं करना चाहिए। पता है, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आती है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपके सामने मैं वीडियो बना करके ले आता हूँ। इंटेंशन बस इतना ही है, एक कि लोगों तक मैं भी अपनी बात पहुँचा सकूँ। शायद हो सकता है मुझसे 1, 2 या 3 या कई लोग प्रभावित हो जाएं, ऐसा हो सकता है। आपसे भी लोग प्रभावित होंगे, आप भी कुछ ऐसा करिए। जब हम फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हो सकते हैं, जी हाँ, तो क्या आपसे कोई प्रभावित नहीं हो सकता? हो सकता है। बस जरूरत है अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाने की और उसको ऐसा निखार लाने की कि सामने वाला उससे प्रभावित हो जाए। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने एक नया लेक्चर ले जाके आ रहा हूँ। विश्व इतिहास का एक लेक्चर चल रहा है। देखिए, हम उन बातों की, उन चीज़ों की चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से हों, बाकी चीज़ें नहीं। विश्व इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत बहुत सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है, सबसे लेंदी इतिहास ही है। सबसे लेंदी अगर कोई चीज़ है तो इतिहास ही है। इतिहास तभी समाप्त है क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाया वो भी इतिहास हो गया। आज मैं वीडियो भी बना रहा हूं, कल ये भी इतिहास हो जाएगा। आप देख रहे हैं, ये भी कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद इतिहास हो जाएगा। वीडियो बनाने के बाद, आप तक लेक्चर डिलीवर होने के बाद ये फिर से इतिहास हो गया। तो कहने का मतलब, इतिहास कभी बदलता नहीं। आवाज़ प्रॉपर आ रही ना? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति। जी हाँ, थोड़ी सी 2 मिनट की मैं रूपरेखा थोड़ा सा बना दूं इसको, ठीक है। थोड़ा सा मेंस का टॉपिक ये यूपीएससी लेवल का हो जाता है, पीसीएस लेवल का हो जाता है, लेकिन हमें वनडे एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। लेकिन थोड़ा सा दोस्तों करिएगा कि आप लोग एक काम जरूर करिएगा। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक हो तो एक बार इसको रीड कर लीजिए। जी हाँ, अगर बुक है एनसीईआरटी की तो उसे आप रीड कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए। रीडिंग करिएगा, याद नहीं करना है, रीडिंग करना है। तो उसमें से कुछ फैक्ट्स उठाइए और देखिए कि क्या इस फैक्ट से मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये एनसीईआरटी ही है आपके पास। शॉर्ट में समराइज, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, क्लास 9th की, पहला ही चैप्टर है फ्रांस की क्रांति। तो आपको ये मान के चलिए, अगर ढंग से केवल रीडिंग करेंगे तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे पहला चैप्टर पढ़ने में। और इस वीडियो को आप देख करके 15 से 20 मिनट में पूरा आप हिस्ट्री के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में जान जाएंगे, क्या कैसी घटनाएं घटी। चलिए जानते हैं। देखिए, हमें एंशियंट नहीं पढ़ना है। एंशियंट मतलब समझते हैं, प्राचीन। प्राचीन इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि प्राचीन विश्व का इतिहास हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते भी हैं तो फिर वही पूरा पाषाण काल,
हड़प्पा कालीन वो सभ्यता है थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बाकी फ्रांस का हमें पर्टिकुलर नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ फैक्चुअल होंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। अब फ्रांस कब बना, जैसे हम अपने भारत का पढ़ते हैं एंशिएंट का, तो वैसा हमें फ्रांस का नहीं पढ़ना है। फ्रांस आपको पता ही यूरोपियन कंट्री है, भारत पर उसने भी कब्जा किया था। भारत वो भी आए थे, उन्होंने फैक्ट्री लगाई, ठीक है। कर्नाटक के युद्ध भी हुए थे अंग्रेजों से, 3 बार हुए थे, तब जाकर के वो छोड़ करके गए थे। तो उसको छोड़ते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, पहली लाइन लिखी हुई है, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, तो कब हुई थी? 1789 में। हुआ क्या था, आगे बात करते हैं। इस समय राजा कौन था? लुई 16, जो कि 1774 में आपका बना था। 1774 में लुई 16 राजा बनता है। थोड़ा सा निरंकुश टाइप का था। निरंकुश समझते हैं, किसी की बात ना मानने वाला, इस प्रकार से जिस पर अंकुश ना लग सके। तो कहते हैं यहाँ पर सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था क्या होती है? देखिए, अपने भारत में भी कई सारे राजा महाराजा हुए हैं। उन राजाओं का डायरेक्ट शासन नहीं होता था। जैसे आज की बात करें, आज देखो, आज मैंने क्या कहा था, मैं इसको लिंक करूंगा। आज बात करते हैं, हमारी भारत सरकार है, मोदी जी यहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति हमारे राजा। क्या राष्ट्रपति डायरेक्ट रूल करते हैं? नहीं। कैबिनेट जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं, वो सलाह देती, तो बस वही व्यवस्था कहलाती है हमारी सामंती व्यवस्था। सामंत अमीर वर्ग जिसे बोलते हैं, जिनकी बात मानी जाती है। अच्छा, फ्रांस को 3 स्टेट में बांटा गया था। स्टेट्स बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ वर्ग होता है, कास्ट, 4 कास्ट है अपने यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो 4 कास्ट हैं। तो इसी प्रकार से फ्रांस में 3 चीजें चलती थी, 3 वर्ग चलता था। एक वर्ग होता था पादरी वर्ग, जी हाँ, एक पादरी वर्ग होता था, एक कुलीन वर्ग होता था, और एक हमारा मजदूर वर्ग होता था। अच्छा, मजदूर वर्ग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मजदूर वर्ग में भी कुछ अमीर थे, लेकिन बहुत बड़े अमीर नहीं। जैसे आज हम बात करें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सेम ये चीज मान लीजिए। तो क्या ओबीसी में अमीर लोग नहीं हैं? क्या लेकिन आज की डेट में क्या सामान्य में गरीब लोग नहीं हैं? लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पादरी वर्ग और कुछ कुलीन वर्ग और एक हमारा लोअर मजदूर वर्ग। 3 वर्ग में चलता था, 3 स्टेट में बांटा गया था। मजदूर वर्ग में बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, जो आपके छोटे छोटे काम करने वाले थे। कुलीन वर्ग में कौन थे? जो राजशाही वंश से थे, राजा महाराजा, उनके रिश्तेदार, वो सब बहुत बड़े बड़े लोग, रिचेस्ट। और पादरी तो आप जानते ही होंगे, धर्म का ज्ञान रखने वाले, ईसाइयों के गुरु। वो जो पूरा ग्रुप था वो कहलाता था कौन सा? जैसे अपने यहाँ पुजारी होते थे, वैसे वहां पादरी होते थे, इन दोनों। तो पादरियों का वर्चस्व था, कुलीन में ही राजा आता था, इन्हीं दोनों में रहते थे, सब कुछ यही हुआ क्या था। और थोड़ा सा बात करते हैं, तो क्रांति हुई कैसे? जब लुई 14 था ना, लुई 14, उसने बहुत ऐसी चीजें की जो शायद हो सकता है समाज में नहीं करनी चाहिए। जैसे ब्रेड पर, रोटी पर टैक्स लगा दिया था। लुई 14 की जो वाइफ थी, कहते हैं एक बार रास्ते से जा रही थी और उसने देखा लोग रोटी के लिए लाइन में लगाए हुए थे, तो उसने एक वक्तव्य दिया कि अगर रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लीजिए। यहाँ पर इंटेंशन समझे। जैसे अभी हमारी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा निर्मला जी, अर्थव्यवस्था वाली, जानते ही होंगे, उन्होंने कहा जब प्याज महंगी थी, मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूं। तो क्या ऐसा वक्तव्य देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए।
बस आप समझ गए होंगे, उसको चाहिए यहाँ पर आते, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया था, जो बास्तील का कारागृह था उसको तोड़ दिया। जितने वहां पर थे, जो बंदी लोग थे, चोर लुटेरे जो भी लोग थे, उन सबको रिहा कर दिया था। सब लोगों को रिहा कर दिया, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। और यहीं से मान लिया जाता है कि फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हो गई लुई 16 के काल में। जी हाँ, 14 जुलाई इसी दिन फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। और फ्रांस ये 3 वर्ड निकले जो हमारे संविधान में भी अपनाया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इन वर्ड की हम चर्चा नहीं करेंगे, याद कर लीजिएगा किसने दिया ये, किस क्रांति से निकला है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। वर्साया राजधानी थी लुई 14 के समय, और शीश महल का जो वर्साया है, यहीं पर एक शीश महल बनवाया था लुई 14 ने ही। कहने का मतलब ज्यादा खर्च करता था, पैसा बहाता था। जैसे अपने शेरशाह जी बहुत पैसा बहाया है, इसी के बाद से तो डिक्लाइन होना शुरू किया गया था मुगल। जहांगीर के बाद से शेर शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, तो औरंगजेब के बाद तो खत्म हो गया। तो शाहजहां ने लाल किला बनवाया, आगरा का ताजमहल बनवाया, ये सब फिजूल खर्ची। इन्हीं कारणों से अर्थव्यवस्था डाउन हुई थी। तो अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी। अच्छा, हुआ क्या था, लगभग पूर्वार्ध में अगर बात करें 18वीं शताब्दी के, तो लगभग 2.3 बिलियन जनता थी, जो हो गई कितनी, 2.8 बिलियन। अच्छा, जनता तो बढ़ गई, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन अनाज उतना ही होता था। और ऊपर से अनाज पर टैक्स 1/11 हिस्सा टैक्स लगता था। 80% टैक्स लगता था, 80% तक टैक्स लेते थे। एनसीईआरटी की बुक पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छे से चित्रण भी दिया हुआ है, देखेंगे शायद कुछ और नॉलेज मिले। ठीक है दोस्तों, मैं एनसीईआरटी भी शुरू करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं अभी छोटे टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो लुई 16 की पत्नी जो 91 में ऑस्ट्रिया थी, मतलब लुई 16 की जो पत्नी थी एंटवानेट, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और इन्हीं से लुई 16 ने क्या की थी, शादी की थी। और लुई 16 को देशद्रोह के जुर्म में फांसी दे दी गई थी। लोगों ने मिल करके क्या कर दिया था, लुई 16 को फांसी दे दी थी। फिर बात करते हैं टैले। टैले एक प्रकार का भूमि कर होता था, या साधारण कर या भूमि कर। टैले या कहीं पर टाइल मिल जाएगा, ठीक है, मैंने चर्चा की है टाइल। ये साधारण कर या भूमि कर था, और टाइल जो था वो धार्मिक कर था। देखिए कर, अगर कर की बात करें तो कुलीन वर्ग तो कर देता ही नहीं था, अब पादरी वर्ग भी कर नहीं देता था। जबकि लगभग 60% से 70% जमीन इन्हीं लोगों के पास थी, इन्हीं लोगों के पास। जैसे अपने इंडिया में था, सेम ऐसे ही कल्चर था वहां पर। वॉल्टेयर ने चर्चा की, किस चीज की चर्चा की, उसने जो बुक्स लिखी उनमें ये चर्च का विरोधी था। चर्च में, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, चर्च में क्या होता था, भैया आ जाइए, बुकिंग चल रही है स्वर्ग जाने की। आजकल व्यवस्था नहीं है, ठीक है। रूसो ये प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। रूसो बहुत बड़ा दार्शनिक था। इसके बारे में भी हम एक सीरीज चलाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा और समय होने दीजिए, फिर मैं एक सीरीज लेके आऊँगा जो हमारे प्रमुख दार्शनिक में जो मेन व्यक्तित्व हैं, उनका एक व्यक्तित्व मैं लेकर के आपके सामने जरूर आऊँगा। ये मान के चलिए लगभग 100 से 110 के आसपास हैं व्यक्तित्व। इनमें से 10 से 12 ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन 10-12 को अगर आप पढ़ लेते तो एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है। हाँ, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, इसी के माध्यम से पता चला प्रजातंत्र। प्रजा मतलब प्रजा का तंत्र होना चाहिए, जैसे हमारे इंडिया में आज प्रजा का ही तंत्र है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, गणतंत्रात्मक भी है, गणराज्य भी है हमारा देश, तो प्रजातंत्रात्मक। अच्छा, लेटर्स ऑन इंग्लिश, ये वॉल्टेयर की बुक थी, इसी में इसने चर्च का विरोध किया था। कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू ने लिखी।
स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, अच्छा, इसकी बात करते हैं। 5 मई 1789 को हुआ और 1791 में संविधान बना और 1792 से ये क्या हो गया, फ्रांस गणराज्य, जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और 1950 26 जनवरी 1950 से हमारा देश कैसा हो गया, गणतंत्रात्मक। सेम यही चीज 1792 से फ्रांस भी क्या हो गया, हुआ क्या था, स्टेट मैंने बताया 3 स्टेट थे, पादरी, कुलीन और मजदूर वर्ग। इनमें से देखिए, पादरियों को अगर एक पादरी है तो 1 वोट, कुलीन है तो 1 कुलीन है तो 1 वोट। महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, ठीक है, महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। अच्छा, जो मजदूर वर्ग था, मजदूर वर्ग में रिप्रेजेंटेटिव होते, जैसे हमारे आज विधायक जी हम लोग चुनते हैं, तो हम लोग विधायक जी को चुने तो विधायक जी 1 वोट, यानी हमारा पूरा 1 वोट। यानी पादरी 12 है तो 12 वोट, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव अगर 10 है तो उनके 10 वोट। जनसंख्या भले ही उनकी कितनी हो, 40 लाख, मतलब 40 लाख का 10 रिप्रेजेंटेटिव और उधर 12 लोगों का 12 रिप्रेजेंटेटिव। ये तो उसकी जब मीटिंग हुई थी तो पहली बार इस मीटिंग में जानते क्या हुआ था, लोगों को सुनने के लिए बुलाया गया था दरबार में। सुनने का मतलब था कि सिर्फ आप देख सकते हैं, दरबार में प्रेजेंट हो सकते हैं। लगभग 40,000 लोग आए थे उस दरबार में, प्रेजेंट हो सकते थे। अच्छा, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको चर्चा करी थी, संविधान 1791 बना और 1792 से गणराज्य हो गया। कौन, हमारा सबका प्यारा फ्रांस, जहां से क्या आया था, याद है ना, राफेल। भूल गए होंगे, याद कर लीजिए, राफेल कहां से आया था, फ्रांस से आया था। चलिए, नेपोलियन, इसकी चर्चा कर लेते हैं। 15 अगस्त 1769, जी हाँ, 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त जानते हैं स्वतंत्रता दिवस था अपना, उससे याद कर लीजिए। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप में हुआ था, इसकी राजधानी थी नेपोलियन, ये कोर्सिका द्वीप। देखिए, फ्रेंच के पास कई सारे द्वीप थे, बहुत द्वीप थे, आज भी बहुत सारे द्वीप हैं, फ्रांस का वर्चस्व आज भी है। कोर्सिका द्वीप, नेपोलियन, इसका जन्म हुआ। बहुत महान कह सकते शासक था। विक्रमादित्य को भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है ना, समुद्रगुप्त को, तो उन सब के बारे में इसका मतलब नेपोलियन बहुत महान था। 1796 में नेपोलियन ने क्या किया, इटली में जो ऑस्ट्रिया का प्रमुख था, कहने का मतलब इटली जो था ना, इसमें ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा साम्राज्य था। आज ऑस्ट्रिया कुछ नहीं बचा है लगभग, लेकिन ये बहुत बड़ा राज्य था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया लगे, ठीक है, यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा। ऑस्ट्रिया का जो प्रमुख था उसको समाप्त कर देने को लिए जीत लिया। 1804 में फ्रांस का सम्राट बनता है और जिसे आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है। जी हाँ, 1804 में फ्रांस का सम्राट कौन बनता है, नेपोलियन। इंग्लैंड को बनियों का देश, सबसे पहले इंग्लैंड को जो बनियों का देश कहा है ना, वो नेपोलियन नहीं कहा है। क्यों कहा है जानते ही होंगे, व्यापारी थे ना, इंग्लैंड वाले बहुत बड़े व्यापारी थे। बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना इसी ने करवाई थी 1800 में। देखिए, सम्राट बाद में बना है, लेकिन बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में हुई थी। नेपोलियन का कोड, अच्छा वो होता क्या था, अगर नेपोलियन जो है, वॉइस आ रही है, नेपोलियन जो था वो जो भी कानून बनाता था उसको नेपोलियन कोड कहते थे। जैसे भारत का कानून संहिता कहते हैं, कोड कानून, तो नेपोलियन का कोड, कानून जो संग्रह होता है उसके नेपोलियन का कोड कहते हैं। क्लियर। अच्छा, यूरोप ने, मतलब पूरे यूरोप कंट्री ने, कई सारे ने मिलकर के 1813 में नेपोलियन को लिप्जिक में हरा दिया था। लिप्जिक एक शहर था, वहां पर युद्ध हुआ था, उसमें हरा दिया और नेपोलियन को कैद करके, बंदी करके एल्बा टापू में भेज दिया। जैसे अपने यहाँ क्या था, काला पानी की सजा होती थी, वैसे उसको भेज दिया। लेकिन वो वहां से क्या हुआ, भाग निकला। भाग निकल करके ये फिर से फ्रांस का सम्राट बनता है, इसलिए तो इसको महान कहा जाता है, महान। जैसे हिटलर था, ये भी बहुत महान था ना,
तानाशाह था, हाँ नेपोलियन भी तानाशाह था। तानाशाही व्यवस्था आ गई थी, गणराज्य यहाँ बन गया था, लेकिन अब तानाशाही व्यवस्था फिर आ गई। 1815 में नेपोलियन का फिर से मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध होता है और इसमें हार जाता है। इसके बाद ये उबर नहीं पाता है। नेपोलियन को लिटिल कारपोल नाम से भेज दिया जाता था फ्रेंच गुयाना में। फ्रेंच गुयाना यहीं पर है। फिर एक वियना कांग्रेस समझौता होता है, जिससे 1815 में जो फ्रांस का प्रभुत्व था समाप्त हो गया। देखिएगा, याद करिएगा, 1757 में प्लासी का वार होता है ना, उसके बाद से फ्रांस धीरे धीरे 1764 में कर्नाटक का तृतीय युद्ध होता है और 17वीं युद्ध भी होता है फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था फ्रांस का युद्ध। तो उसके बाद जो है ये धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। अब फ्रांस अब कमजोर होने लगा था। नेपोलियन ने आकर के बहुत बहुत बढ़ाया। नेपोलियन के डर से ही सांगीला की जो संधि हुई थी नेपाल के साथ ना, और उधर हम लोगों ने जो आज पीयूके का हम लोग देख रहे हैं, पीयूके जो आज खोज चुके हैं, ये पीयूके यही की देन है, नेपोलियन की देन एक प्रकार से कह सकते हैं। क्योंकि नेपोलियन से युद्ध के कारण अंग्रेजों ने क्या कहते वहाँ किलेबंदी की, वहां पर अपने सैनिक लगाए उस स्वर्ग को पूरा, क्योंकि वहीं से आ सकते थे, वहीं से इंटर कर सकते थे हिंद खुद से। नेपोलियन उधर पूरा रशिया शिया फ्रांस आज तुर्कमेनिस्तान यहाँ सबसे कब्जा कर करके आ रहा था। तो इससे बचने के लिए ही नेपाल के साथ भी युद्ध होता है, उससे भी संधि करते हैं। इधर आपका जो आपका पीयूके वाला पार्ट पड़ता है आज, वहां पर भी दिक्कतें हुई। ये इसी का रीजन है, इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं। अच्छा, फ्रांस की जो इस समय मुद्रा चल रही थी लिब्रे थी, लगभग 2 बिलियन का, लुई 16 पर 2 बिलियन लिब्रे का, समझ सकते हैं 2 बिलियन। आज की रेट नहीं, आज से 200 साल पहले लगभग 2 बिलियन की कीमत आप समझ सकते हैं कितनी रही होगी। 2 बिलियन आज 100 और जोड़ लीजिए, मतलब अरबों रुपया का लोन था जिसको चुका नहीं पा रहे थे, ब्याज ही उतना हो रहा था। अच्छा, मैंने बता दिया टाइल साधारण था, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है टाइल क्या था। टाइल साधारण कर या भूमिकर था, और जो टाइल था वो धार्मिक कर होता है। अच्छा, जो छोटे दुकानदार का ग्रुप होता था उसे जैकोबियन ग्रुप कहते थे। जी हाँ, ये जो मजदूर वर्ग था ना, इसमें छोटे छोटे दुकानदार जब अपना ग्रुप बना लेते थे इसे जैकोबियन ग्रुप कहते थे। आज की अगर करंट की बात की जाए तो बात करते हैं, ये लिब्रे जो है 1794 में समाप्त कर दी गई। इसके बाद फ्रांस, आज राजधानी पेरिस से, पहले वर्षाया थी। मुद्रा फ्रैंक या यूरो है, आज की डेट में फ्रैंक या यूरो, यूरोपियन यूनियन का देश है फ्रांस, ध्यान रखेंगे। और आज के एक राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी फ्रांस की क्रांति, कैसे क्या घटनाएं हुई। लगभग ये मान के चलिए 2 साल फ्रांस की क्रांति वर्चस्व था। फिर नेपोलियन ने आकर के थोड़ा सा इसको स्थायित्व दिया और इसके बाद इसको महान बनाया फ्रांस को, धीरे धीरे करके। देखिए, ये एक हिस्ट्री की क्वालिटी होती है, कभी भी देखिएगा, हमेशा साम्राज्य बढ़ता है फिर टूट जाता है, फिर कोई राजा आता है फिर उसको जोड़ता है, बड़ा करता है, फिर टूट जाता है। क्योंकि राजा जैसे ही मजबूत होगा जुड़ेगा, बड़ा होगा, जैसे ही राजा कमजोर होगा टूट जाएगा। अपने इंडिया का जब इतिहास पढ़ते हैं हम लोग तो पूरी इसके बारे में चर्चा होती है, आएगा, बड़ा होगा, फिर होगा, इस प्रकार से घटना होती है। ये विश्व में, ये हर जगह, जैसे चाइना है, आज की डेट में अपना विस्तार कर रहा है, विस्तारवादी नीति उसकी है, आज की डेट में कर रहा है। शी जिनपिंग मान लीजिए अमीर है, कुछ दिन बाद क्या हो जाएंगे, जो शासक आएगा चेंज होगा। देखिए, 1 साल 2 साल 10 साल परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन के लिए 100 सैकड़ों साल लगते हैं। मुगल आए गए, 400 सालों का इतिहास है उनका मुगल का, एक दिन में वो नहीं आकर के चले गए हैं। इसी प्रकार सल्तनत काल आया, 1300 से 1500, लगभग 300 साल लगभग वो भी रहे। तो ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल, जब 100 साल का हम कंपेयर करते हैं तब पता चलता है हाँ, टूटा जुड़ा, टूटा जुड़ा, टूटा जुड़ा। चलिए, तो दोस्तों, अंत में बस यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो देखिए, इसको लाइक करिए, कमेंट्स के माध्यम से कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। ये UPSSC पेट जो आया हुआ है उसके लिए मैंने बनाया हुआ है, तो आप ये मान चलिएगा फ्रांस की क्रांति से कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर से नहीं जाएगा। विश्व इतिहास का अगर आप लेक्चर देख लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, 10 से 12 लेक्चर इसके
चलिए दोस्तों,